हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट का नेक्स्ट पार्ट। कल हम लोगों ने आर्टिकल 18 तक देख लिया था कि किसी को भी टाइटल्स नहीं दिए जाएंगे एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक्स, यानी एबोलिशन ऑफ टाइटल की बारे में बात की गई थी। उसके पहले वाले आर्टिकल यानी आर्टिकल 17 में बात की गई थी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। कल हमने कॉन्सेप्ट समझाया था आपको, पॉल्यूशन एंड प्योरिटी और ये सब का खूब बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट समझाया था। मीर की नहीं समझाया था, आप तो थे, हाँ भैया। याद है? बिना याद है मिहिर? हाँ? बोलो भाई मिहिर। हाँ भैया यार। बहुत बढ़िया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 19 से आगे, यानी कि राइट टू फ्रीडम के बारे में। राइट, राइट टू फ्रीडम के आगे हम पढ़ेंगे। राइट टू फ्रीडम, आयुषी बताओ बेटा कहां से कहां तक है? क्या सर? राइट टू फ्रीडम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से कहां तक है? 19 से 22 तक है सर। बहुत बढ़िया आयुषी, बहुत बढ़िया। ठीक है, आज हम इनको बहुत ब्रीफ में पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जीके 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 जीएस या उसकी क्या कहते हैं, अरे कॉन्स्टिट्यूशन की। नहीं नहीं, पॉलिटी की क्लास, कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 हम हमारे बारे में हमारे लिए बात करता है कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स की, कुछ ऐसे बेसिक फंडामेंटल राइट्स जिनका होना बहुत जरूरी है अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, अपने ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट के लिए, अपने ओवरऑल वेलबींग के लिए, अपने ओवरऑल ट्रेड एंड क्या कहते हैं उसको, ट्रेड एंड प्रोफेशन के लिए। जैसे हमको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है आर्टिकल 19। अपने क्लास 1 में बहुत सारे 6-7 वो क्या कहते हैं सब राइट्स प्रोवाइड करता है, जिनमें से नंबर 1 है राइट टू फ्रीडम ऑफ, राइट टू सब में लिखा होगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच का मतलब तो होता है कि जो हम बोल रहे हैं, ये स्पीच है। एक्सप्रेशन में बेटा कोई भी जेस्चर हमारा आ जाएगा, हम कुछ भी अगर फोटोग्राफी कर दें वो भी एक्सप्रेशन आ जाएगा, वो स्पीच नहीं होगा। हम इसमें कुछ भी लिख रहे हैं वो रिटन फॉर्म में एक्सप्रेशन है, आई एम एक्सप्रेसिंग इट थ्रू माई वर्ड्स, आई एम एक्सप्रेसिंग इट थ्रू माई राइटिंग्स। बट जब मैं कुछ कोई चीज ओरली बोल रहा होता हूँ देन आई एम स्पीकिंग, तो हम अपना वो राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। जब कोई चीज लिख रहे होते हैं, कोई चित्रकारी बना रहे होते हैं, या कोई भी चीज ऐसी कर रहे होते हैं कंस्ट्रक्टिव, तो हम राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी में बेटा अपना क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहाँ पे है मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस अपने आर्टिकल, मतलब कहाँ पे कौन से फंडामेंटल राइट में है, तो क्या आंसर करोगी निहारिका? क्या आंसर करोगी निहारिका बताओ? 19(1)(a)। 19(1)(a) में बिल्कुल। वो बेटा एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड नहीं है, फिर भी इसको डिसाइफर किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वेरियस जजमेंट्स में कि कहाँ पे है। आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास ए में है। राइट, नंबर 2 राइट इसका कौन सा है, कौन बताएगा, बताओ मिहिर। नंबर बी, 19(1)(b). 19(1)(b) बताता है बेटा राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, राइट टू असेंबल। ए में राइट टू इंफॉर्मेशन भी आएगा ना? बिल्कुल बेटा, राइट टू इंफॉर्मेशन भी है, बहुत बढ़िया आयुषी, बहुत बढ़िया आयुषी। अच्छा, आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है, गोला बारूद वगैरह है? आवाज नहीं आ रही है। और नहीं आ रही है ना, बस ठीक है। राइट टू असेंबल पीसफुली या पीसफुली विदाउट आर्म्स, कैसे बेटा होना चाहिए ये,
विदाउट आर्म्स। हम कितनी भी बड़ी गैदरिंग कर लें, कितनी भी बड़ी गैदरिंग कर लें, लेकिन जब तक वो पीसफुल है, जब तक उसमें हम आर्म्स एंड एम्यूनिशन लेकर के नहीं घुस जाते, तब तक वो हमारा अधिकार है। हम ऐसे असेंबली बना सकते हैं, हम ऐसे मेला लगा सकते हैं, राइट। नंबर थर्ड बेटा, पॉलिटिकल रैली जो होती है, जो संत महात्माओं की रैली होती है, वो इसमें आती है। किसमें आती है? राइट टू असेंबल पीसफुली, क्योंकि पीसफुल उसके लिए होते हैं। मेला लगता है वो इसमें आता है, ठीक है। नंबर सी क्या है बताओ आयुषी? right to form association and cooperative societies. बहुत बढ़िया आयुषी। राइट टू तो ये है, टू फॉर्म 3 चीजें। पहला एसोसिएशंस, दूसरा यूनियंस, और तीसरा ये नया जोड़ा गया है, ये है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, 3 चीजें, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आपसे कई बार ऐसे इन जनरल पूछा जाता है कि अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैज बीन गिवन। तो आपको कुछ सोचना नहीं है, राइट 19(1)(c) मार्क करके चले आना है। यस और नो? बताओ निहारिका, क्या मार्क करोगी बेटा? 19(1)(c). कौन सा? 19(1)(c), राइट। नंबर डी बताओ निहारिका, क्या होगा? सर, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। बहुत बढ़िया। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट GH क्या होता है? थ्रू आउट की स्पेलिंग क्या होती है? थ्रू आउट की स्पेलिंग बताओ आयुषी। THROUGHOUT. बहुत बढ़िया आयुषी, थैंक यू। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया। भैया, इंडिया में हम जो मूवमेंट का राइट है वो 19 में है, लेकिन अगर विदेश घूमने जाने का हमारा मन कर रहा है तो कहां से कहां पे है बताओ आयुषी? आर्टिकल 21 में है, राइट टू। हाँ हाँ हाँ, मेनका गांधी वाले में था ना, मेनका वापस नहीं, आने वाला। मनेका गांधी, हाँ, जो बिल्कुल। भी है। राइट टू जो भी नहीं मनेका, ठीक है। राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, वो आर्टिकल 21 में है। ये बात याद रखना, जब इंडिया में घूमने की बात होगी तो वो 19 में जाएगा, जब बाहर घूमने की बात होगी तो 21 में जाएगा। यस और नो? आई बात समझ? बताओ Yes. मिहिर। हाँ भैया, समझ में आ गया। समझ में आ गया बाबू? बहुत बढ़िया। डी के बाद में कौन सा आएगा? ई कौन बताएगा? बताओ सुचिता। प्रीति पांडे बताएंगी। प्रीति बताओ। सर ABCD वाला बताना है ना? हाँ बेटा, डी तक। reside and settle in any part of India. बहुत बढ़िया पांडे जी। पांडे जी ने जैसे बताया, क्या बताया इन्होंने कि राइट टू रेसाइड। ये तो घूमोगे टहलोगे भाई, अगर रहने का मन कर गया, आपने घूमते घूमते मान लो आप बनारस पहुंच गए और आपका मन किया कि मैं बनारस में रहूंगा, तो क्या करोगे? आप वहां रह सकते हो। ये आपको राइट दिया गया है, कहां पे? आर्टिकल 19(1)(e) में दिया गया है। यस और नो? बताओ आयुषी। राइट टू रेसाइड कहां पे? इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। रेसाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। रेसाइड और सेटल। कहीं पर भी जा सकते हो, कहीं पर भी रह सकते हो, कहीं पर भी। इसका एक ऑप्शन है, कहीं पर भी रहने का मतलब ये नहीं कि आप जम्मू में जाकर के ऐसे खरीद लोगे जमीन, नहीं भैया। उसके लिए आपको क्या होगा? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं।
वो उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं, पूछा नहीं जाता है, इसलिए मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, कह रहा उतना अच्छे से। ठीक है, ई हो गया। एफ को रिपील कर दिया गया, जी बताओ। एफ में राइट टू प्रॉपर्टी था, मैं कल पढ़ा चुका हूँ ये सब, राइट टू प्रॉपर्टी वगैरह। बताओ अगला, बताओ आयुषी। Practice any occupation, trade or business. वाह वाह, क्या बात है। आयुषी ने तो रट रखा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है मुझे आयुषी तुम पे। ए बी सी डी ई, एफ खत्म हो गया है, जी। फिर से बोलो आयुषी, क्या था? राइट Practice टू any प्रैक्टिस practice एनी any प्रोफेशन, Hmm. बिल्कुल। प्रैक्टिस, नारायण, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन की स्पेलिंग क्या होती है? संभवी, संभवी तो आती ही नहीं। संभवी कहेगी कि मुझको क्या याद कर रहे थे सर क्लास, उसको हिचकी आ रही होगी अभी, सोचो। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो, कोई भी ट्रेड कर सकते हो, ट्रेड, कोई भी बिजनेस कर सकते हो। अब बेटा निहारिका तुम ये बताओ कि ये कोई भी का मतलब कोई भी क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसमें भी क्या है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। आपको एक रीजनेबल काम कर, जैसे आपको अगर हीरोइन बेचना होगा, कोकेन बेचना होगा, वो नहीं बेच सकते। आपको ऐसे खुले में बम नहीं बेच सकते, खुले में सलाम बारूद नहीं बेच सकते। आपको क्या करना होगा? आप उसके जो चीजें परमिटेड है उनको, उनका उनके में कोई ऑक्यूपेशन करने का, कोई ट्रेड करने का, कोई बिजनेस करने का आपके पास राइट है। आप जो चीज परमिटेड नहीं है, जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के बाहर आती है, उन पे आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते हो, राइट। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंदर आती है, मतलब जिसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। जैसे कि अगर मान लो मैं सोचता हूँ कि मुझे जल्दी जल्दी पैसा कमा करके बहुत बड़ा आदमी बनना है, और मैं क्या किया? मैं स्मगलिंग करने लगा। किसकी? हीरोइन की, कोकेन की, नशे की चीजों की, ड्रग्स की। तो ये क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? सुचेता बताओ। सुचेता, नो सर। नहीं कर सकता बेटा, बहुत बढ़िया। तो ये था अपना क्या कहते हैं, ये याद रखना इस लाइन से, ये बहुत बार पूछा जाता है कि किसमें क्या क्या चीजें की गई हैं। अच्छा सुचेता बताओ कि राइट टू प्रॉपर्टी को किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा डिलीट किया गया? सर 44 अमेंडमेंट 1978 के द्वारा उसको यहाँ से हटा के 300 ए में कर दिया गया था। बहुत बढ़िया सुचेता, तो हम लोग सीखो सुचेता से कुछ, बहुत बढ़िया सुचेता। तो ये था अपना क्या, आर्टिकल 19 का। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में बहुत सारी चीजें आती है बेटा। जैसे भी आईसी ने बताया कि राइट टू इंफॉर्मेशन आता, हाँ ही आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस आता है, आता है। फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट आता है कि नहीं आता? आता है। तो मैं कोई स्टेटस लगाता हूँ ना कि भैया ज्वाइन कर लो जी के जीएस बैच, वो आता है कि नहीं आता? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है। राइट अगेंस्ट, ये सिर्फ खुद को हम लोगों को वो राइट ही नहीं देता, ये स्टेट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन भी लगाता है कि वो हमारे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो होगा उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता, वो हमारे प्राइवेसी का वायोलेशन नहीं कर सकता। मान लो ये दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कोई तीसरा पर्सन उसके लिए एलिजिबल नहीं है टू हियर दैट, राइट। ये तो अलग बात है कि कुछ लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करके और फॉरवर्ड करते रहते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत गलत बात होती है। किसी से की गई प्राइवेट कन्वर्सेशन को कभी रिकॉर्ड करके शेयर नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती। ये क्या है? ये क्या है? ये हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अगर गवर्नमेंट हमारा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन टैप कर रही है, रिकॉर्ड कर रही है, तो ऐसा वो नहीं कर सकती। हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बिकॉज इट वायोलेट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम डर डर के बातें करेंगे ना बेटा, करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ आयुषी। क्या सर, नेटवर्क चला गया था, क्या कह रहे थे? अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, तो तुम डर डर के बातें करोगी ना।
नहीं सर, हम बात ही नहीं करेंगे। अरे वाह। तो ये क्या है, ये तुम्हारे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, और ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, ये भी कहां से आता है, आर्टिकल 19(1)(a) से आता है। ठीक है, तो लिख लो एक बार, सब लोग लिख लो 19(1)(a) में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। इंफॉर्मेशन तो आप लोगों ने लिख लिया, प्रेस वाला लिख लिया, अगला लिख लो, 2 3 4 5 और है। क्या क्या हो सकता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो गया है, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। जो पॉलिटिकल पार्टीज आए दिन बंद करती रहती है ना, उनके भी खिलाफ आपके पास क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। क्या है सर? आपको कोई, क्या बेटा? क्या बोले हैं थर्ड वाला? बेटा मैं बोला हूं राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी, आप एनी ऑर्गेनाइजेशन, खाली पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं। अपने थर्ड नहीं, मतलब लाइन से नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, ठीक है? अब लाइन से आप लोग खुद बना लेना। और ये क्या हो सकता है, राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यूज। मैं अपना व्यू आपके सामने कुछ भी प्रोपोगेट कर सकता हूँ, कुछ भी बता सकता हूँ। इट्स माई फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यूज एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर्स। अगर मेरे को मिहिर पांडे का व्यू बहुत अच्छा लगता है, तो मैं मिहिर पांडे के व्यू को प्रोपोगेट करने के लिए मेरे पास क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। उसको कर्टेल नहीं किया जा सकता। यस और नो? राइट टू नो अबाउट, राइट टू नो, जिसे राइट टू इंफॉर्मेशन आयुषी जी ने बताया था, वो भी क्या है हमारा, क्या कहते हैं उसको, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। चुप रहना, बहुत लोग चुप रहते हैं, तो फ्रीडम ऑफ साइलेंस, चुप रहने का अधिकार भी हमारा क्या है बेटा, राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन में आता है। एक्सप्रेशन की कैटेगरी में आ जाएगा, स्पीच में तो हम बोलते हैं, एक्सप्रेशन में चुप ही रह सकते हो। यस और नो निहारिका, बताओ बेटा? Yes, sir. बहुत बढ़िया। जो सेंसरशिप लगती है ना, आप लोगों ने सुना होगा कि कोई मूवी आ रही है, जैसे अभी मूवी एक इमरजेंसी करके मूवी कंगना रनौत की आ रही थी, उस पे क्या हुआ, उस पे सेंसरशिप बोर्ड ने क्या किया, उसको चेकअप करके कहा कि अभी तुम अब इसको पब्लिश ब्रॉडकास्ट नहीं करवा सकती, तो उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। ये उनके राइट का वायोलेशन है, अनटिल एंड अनलेस इट इज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। तो हाँ खैर, हाँ उसमें से कुछ कटिंग की गई, जिसमें रॉयट करवा देने का क्या था, पोटेंशियल था, तो वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन था। लेकिन कोई प्री सेंसरशिप नहीं हो सकता, राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन ए न्यूज़पेपर आर एनी वीडियोग्राफी आर एनी कुछ भी। हमको ये वीडियो ट्रांसमिट करने से कोई नहीं रोक सकता, इट्स माय फंडामेंटल राइट। समझ रहे हो बेटा? राइट टू डेमोन्स्ट्रेट, राइट टू डेमोन्स्ट्रेट इज अ फंडामेंटल राइट। राइट टू डेमोन्स्ट्रेट और पिकेटिंग, पिकेटिंग होती गांधी जी का, कितने लोगों ने गांधी जी का नाम सुना है? आयुषी, गांधी जी को सुनी हो कभी? हाँ सर, नाम सुने हैं। देखी नहीं हो इनको? आयुषी देखी नहीं हो गांधी जी को कभी? नहीं, नोट पे रोज देखते हैं। वाह, वही मैं सोच रहा था कि मतलब आयुषी ना देखे आए, दिन भर ही देखती है। कोई ऐसा भी बात नहीं, नहीं है। अभी तुम्ही ने कहा कि 2 रोज देखते हैं। सर, दिन भर में और रोज में डिफरेंस होता है। सॉरी बेटा, गांधी जी पहले क्या क्या करवाया करते, पिकेटिंग करवाया करते थे। पिकेटिंग क्या करवाया करते, पिकेटिंग, PICKETING। अपने हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये पिकेटिंग। पिकेटिंग मतलब होता है कोई दुकान है, दुकान का घेराव करके बैठ जाना कि इससे, इस दुकान से हम सामान बिकने नहीं देंगे। ठीक है, जैसे पहले के जमाने गांधी वांधी जी, जो अंग्रेजों की दुकान हुआ करती थी उसका पिकेटिंग कर लिया करते, घेराव कर लिया करते थे। जो अल्कोहल की दुकान हुआ करती थी उसको क्या कर लिया, पिकेटिंग कर लिया करते थे, घेराव करते हैं। बिहार में आजकल भी महिलाएं जब कहीं उसकी शराब की दुकान खुली होती है, उसकी पिकेटिंग कर देती हैं। तो राइट टू पिकेटिंग, राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन,
इज फंडामेंटल राइट। लेकिन बेटा बहुत ध्यान से, क्वेश्चन ये सब नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो ये है कि इज देयर एनी फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक। तो इसका क्या आंसर करोगी सुचेता, तुम बताओ। बता बेटा सुचेता। सर एक बार please। क्या क्या आपके पास फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक है? सर मतलब नहीं है। सर है और हो बट तुम? सर है लेकिन वो मतलब अपने जो उसमें दिया गया राइट्स वैलिड ना किया जाए उसके और आगे बढ़ के ना किया जाए है। अच्छा जी सुचेता जी। निहारिका बताओ तुम बेटा। सर लिमिटेड राइट टू स्ट्राइक है। ओके, आयुषी आप बताओ बेटा। नहीं है सर राइट टू स्ट्राइक। अच्छा प्रीति पांडे आप बताओ। है। ओके। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। क्वेश्चन को मिहिर आप बताओ बेटा। है भैया। ओके, राइट टू फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक नहीं है, नहीं है, नो। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि इज देयर एनी फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट में कहा है कि नो, देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक। रट्टा मार लो, रट्टा मार लो भैया, रट्टा। भूलना मत, गलत मत करके आना। देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक। ठीक है। सर लीगल राइट हो। क्या बेटा? स्ट्राइक करने का जो राइट है वो है ही नहीं। स्ट्राइक नहीं कर सकते ऐसे। यही बोले हैं सर हम। हाँ बेटा, ऐसी हमने आपका कभी गलत कहा? गुस्सा काहे हो रही हो? नहीं सर। सर मैंने एक इंडस्ट्रियल बार डिस्प्यूट्स एक्ट में तो जो दिया था कि राइट टू स्ट्राइक होता है लोगों के पास। राइट टू स्ट्राइक बेटा होता है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट तो कतई नहीं होता है। उसको सर उस पे उसको उसको एकदम से भी रोका जा सकता है, एकदम रोका जा सकता है। वो सर लीगल राइट बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा तो नो ही मार के आना ज्यादातर। सर जी नहीं है मुझे याद आ गया नहीं होगी। ठीक है, टोटली नहीं। क्योंकि ज्यादातर आंसर में नो ही मारा जाता है। ठीक है निहारिका। यस सर। हाँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अपना जुडिशियल डिसीजंस जो होते हैं वो सुपरसीड करते हैं। ठीक है, इन छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स को। तो बात आएगी स्ट्राइक की, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा है। सर तो जिन लोगों ने ये सोचा कि भैया ये तो हमारा सब राइट वाइट है, पिकेटिंग करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, पॉलिटिकल असेंबली लगाना, तो उनको लगता होगा कि ये भी करना। नहीं, ये नहीं है, नो मार के आना तुम लोग। ठीक है, सर नो। समझ में आ गया बेटा? नहीं समझ में आया तो बताओ। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और इन सब में तो बेटा आप लोगों ने समझ ही लिया हर चीज, उसमें तो कुछ बताने की जरूरत है बट सर कि जो है। एम्प्लॉय बट सर जो एम्प्लॉय होते हैं हम्म, उनको तो फिर राइट टू स्ट्राइक होती है। नहीं होती। सर राइट अंडर टू द स्ट्राइक कुछ कंपनी नहीं होता भाई, वो कर लेते हैं अंडर द जबरदस्ती। कंपनी लॉ सर। अरे भैया वो जबरदस्ती करते हैं लोग। उसको उसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट, देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक। सर जी जो वकील लोग स्ट्राइक पे बैठते हैं तो क्या वो ये भी इलीगल इलीगल है, है? वो इलीगल है। ठीक है, यस और नो? ओके सर। अच्छा, ये हाँ कुछ बोल रही हो क्या? नो सर। हाँ हाँ, अब ये बताओ कि जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है थ्रू आउट इंडिया क्यों दिया गया है? बताओ।
बताओ एसी क्यों दिया गया फ्रीडम ऑफ मूवमेंट? इसलिए कि जो लोग हैं वो सेग्रीगेशन ना हो उनका, वो आपस में बटे नहीं। वाह, बहुत बढ़िया एसी। पेरोकेलाइजेशन ना हो जाए उनका, मतलब ये नहीं कि जो प्रयागराज का है, जो व्यक्ति प्रयागराज का है, उसको ये राइट नहीं है कि वो जौनपुर चला जाए, या वो बनारस चला जाए, या वो मिर्जापुर चला जाए। उसके पास ये मान लो राइट नहीं है अगर, तो क्या हो जाएगा? पेरोकेलाइजेशन हो जाएगा, नैरोनेस हो जाएगा, रीजनलाइजेशन हो जाएगा। और इस चीज को रोकने के लिए, नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए, स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड को बढ़ाने के लिए क्या रखा गया है? राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। इससे क्या होगा बेटा? द पर्पज ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इज टू प्रमोट नेशनल फीलिंग। हम सिर्फ प्रयागराज के, हम सिर्फ गोंडा के, हम सिर्फ अयोध्या के, हम सिर्फ बनारस के नहीं हैं। वी आर द पार्ट ऑफ इंडिया, वी आर द पार्ट ऑफ इंडिया। और ये नेशनल फीलिंग हमारे अंदर बेटा कब आएगी? जब जब हम थ्रू आउट इंडिया कहीं पर भी आ जा सकेंगे, कहीं पर भी बस सकेंगे। यस और नो? समझ में आई बात बेटा? बताओ सुचेता, प्रीति, मिहिर। हाँ सौरभ बोलो, तुमने हैंड रेज किया। नहीं सर, वही वाली क्वेश्चन थी, राइट टू स्ट्राइक। अच्छा, अभी अभी तो कंफर्म हो? ये सर क्लियर है। घबराना नहीं है, पढ़ते रहना है। नोट्स में पहली तारीख को ऐसे जबरदस्त नोट दूंगा, उससे बाहर ना कभी पूछा गया है ना पूछा जाएगा। ठीक है सौरभ? अब तुम अपनी कोचिंग में जाकर के सारा टेस्ट और टॉप कर जाया करोगे। ठीक सौरभ? जरूर सर। तो क्या पार्टी दोगे? मतलब क्या गिफ्ट आपको दोगे? तो पार्टी तो तुम दोगे ही। आपको सर गुरु दक्षिणा। अबे तो दक्षिणा तो फीस है, वो तो हम लेंगे ही। तुम अपने तरफ से कहा दोगे? हम सर रिजल्ट देंगे आपके लिए। क्या? आपके लिए रिजल्ट देंगे हम। रिजल्ट भी देना ही देना पड़ेगा, वो तो हमारी फीस में ही इंक्लूडेड है। और यस कुछ सर। एक्स्ट्रा बताओ। और सर उस टाइम ही उस टाइम नहीं, पैसा वैसा इकट्ठा किया रहना। मैं बहुत गिफ्ट लेता हूँ, खूब पैसे से सब दे देना मुझको। ठीक है? जरूर सर। हाँ हाँ। सब लोग एकदम पैसा वैसा इकट्ठा करते रहो, जैसे ही सेलेक्ट वेलेक्ट होना है, कुछ भी अच्छा अच्छा हो, खूब गिफ्ट विफ्ट देना मुझको। ठीक है? जैसे जितने लोग भी अभी उसमें हुए हैं, किसमें कलेक्टिव अरे में। क्या नाम उसका, किसमें? ला क्लैक्सिप वाले। यस सर। हाँ हाँ, उन सबको क्या देना पड़ेगा? गिफ्ट देना पड़ेगा। किसको? मुझे। सॉरी। तो देंगे लोग, नहीं देने मन करेगा नहीं देंगे, लेकिन उनको उनसे ऐसा कहेंगे इतनी बार कि उनका मन कर जाए। ठीक है? क्या कहती हो निहारिका, करना चाहिए ऐसा कि नहीं करना चाहिए? यस सर, करना चाहिए। इन लोगों के अपने मन से तो आएगा नहीं कि हम दे दे भैया। हाँ, इनको तो खुश होकर के मतलब कम से कम 10-10 हजार रुपए दे देना चाहिए, इसे कुछ कुछ खरीद ला का सामान वामान। अपने मन से किसी को नहीं सूझेगा। ठीक है? तो हमें बोलना पड़ेगा ना भाई। सर आपकी रिकॉर्डिंग दिवाली से पार्टी है? क्या पांडे? आपकी दिवाली पार्टी है? दिवाली पार्टी क्या होता है? अरे मतलब आपका दिवाली सेलिब्रेशन है तो जल्दी जल्दी पढ़ाइए। सॉरी, मैं तो भूल गया था कि दिवाली मनाना है। ऐसे वैसे कल मांग क्या? ऐसे वैसे कल मांग लीजिएगा, आज जल्दी से पढ़ा। बहुत बढ़िया प्रीति, बहुत बढ़िया। ऐसे प्रीति जैसे बच्चे होने चाहिए, जो कि कुछ भी अगर इधर उधर भटकने लगो तो रोक देना चाहिए। थैंक यू प्रीति। ठीक है? अच्छा, तो हम लोगों ने फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देख लिया। फ्रीडम नहीं नहीं प्रीति, सुनो ध्यान से। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, हम जब बेटा कहीं पर भी हमको रहने का अधिकार मिल जाएगा तो हमारे अंदर फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म आएगी उसमें भी। ठीक है? लेकिन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे और फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस पे, इन सब पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और भी कई सारी चीजें हैं जिनके उस पे इनपे क्या लगाया जा सकता है? रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है।
फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, ये मोनोपोली को रोकने के लिए, ये नहीं कि भैया जो एक लोग कर रहे हैं बस कभी वही करेंगे। कोई भी प्रोफेसर आज तक की अब मतलब अब किसी के बाप की बपौती नहीं है, कोई भी उसमें घुस सकता है, ठीक है, कोई भी वो काम कर सकता है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत बताओ मैं? नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। अब हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, सेक्शन 10, सॉरी सेक्शन नहीं, आर्टिकल 20। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 में कितने तरीके की बात की गई है आयुषी बताओ? आयुषी बताओ। 3 सर। 3, कौन कौन सा बेटा? सर उसमें पहला है वो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ वाला जो है, और दूसरा डबल जियोपार्डी, और तीसरा वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाला। बहुत बढ़िया आयुषी, आयुषी तुम तो बहुत ब्रिलियंट हो, नजर ना लगे तुम पे। हाँ, पहला है क्या? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। कोई भी लॉ बेटा जो क्या करे, कोई क्रिमिनल नेचर का, क्रिमिनल नेचर मतलब जो कि क्या कहते हैं, ऐसा हो जो किसी को पनिश कर रहा हो, जिसमें कोई पेनाल्टी लगाई जा रही हो, तो उसमें उसका एक्सपोर्ट फैक्टर एप्लीकेशन नहीं होगा। मतलब अगर कोई चीज आज क्राइम है, आज कितनी तारीख है? 26 तारीख है, मान लो 26 अक्टूबर 2024। आज अगर कोई चीज ऑफेंस है, मान लो मतलब पढ़ाना, मान लो ये टीचिंग क्या है, ऑफेंस है, तो टीच करने के लिए मुझे सजा मिलेगी। लेकिन आज मैं पढ़ा रहा हूं 26 अक्टूबर 2024 को, और पढ़ाने को यानी टीचिंग को ऑफेंस बनाया गया 30 अक्टूबर 2024 को। किसको? टीचिंग को ऑफेंस बना दिया गया। तो बेटा अगर मैं मान लो मैंने 29 को पढ़ाना बंद कर दिया, 30 को बताया गया ऑफेंस, मैंने 26 को पढ़ाया था, तो इस पे आकर के रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बेटा नहीं लगेगा, हमको ग्रेटर पेनल्टी नहीं दी जा सकती, या पीछे मुड़ करके पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। मान लो यहाँ पे ऑफेंस था, तो मान लो 100 रुपए जुर्माना लगना था, और यहाँ पे इसका बढ़ा करके 5,000 कर दिया गया। अब क्या हुआ? अब क्या ये 5,000 जुर्माना मुझे नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये ऑफेंस कब कमिट किया? मैंने 26 अक्टूबर को कमिट किया, मैंने 30 अक्टूबर को कमिट नहीं किया। मतलब ये कि कोई भी ग्रेटर पेनल्टी हमारे ऊपर नहीं लगाई जा सकती। लेकिन अगर कोई फायदा पहुंचाने वाली बात होगी तो उसका एक्सपोस्ट फैक्टो इफेक्ट हो सकता है। नुकसान पहुंचाने वाली चीज का एक्सपोस्ट फैक्टो एप्लीकेशन नहीं हो सकता है। यस और नो? नंबर सेकंड, डबल जेपार्डी। डबल जेपार्डी बेटा, डबल जेपार्डी होता क्या है? डबल जेपार्डी, हाँ ठीक है, डबल जेपार्डी कौन बताएगा? सर इसमें ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उससे एक बार अपराध वही किया तो उसको उसी अपराध के लिए दोबारा दंडित नहीं किया जाएगा। क्या बात है, क्या बात है सुचेता, सुचेता तुम बहुत मेहनती हो, मुझे तुम पे बहुत गर्व है। हाँ, डबल जेपार्डी जैसा सुचेता ने बताया कि अगर आपने एक बार आपका कन्विक्शन हो गया, एक बार आपको पनिशमेंट मिल गई, एक बार आप प्रोसिक्यूट कर दिए गए, आपका दोबारा सेम सब्जेक्ट मैटर पे उस प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, कन्विक्शन नहीं होगा। मतलब कि ये जो आर्टिकल 20 क्लास 2 का बेटा डबल जेपार्डी जो है, ये लिमिटेड स्कोप का, ये 2 लिख देता हूं, 2 1 3। आर्टिकल 20 क्लास 1 में है नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ, आर्टिकल 20 क्लास 2 में है डबल जेपार्डी। डबल जेपार्डी कहता है कि अगर आपको मान लो ऑफेंस ए कमिट करने के लिए आपको पनिशमेंट बी मिल चुकी है, आपका कन्विक्शन हो गया है, आपका प्रोसिक्यूशन चलेगा,
मुकदमा आपके ऊपर चलेगा, ट्रायल आपका होगा, तभी तो कन्विक्शन होगा ना आयुषी। सर हाँ, उसके बाद बेटा और क्या क्या हो सकता, प्रोसिक्यूशन हो चुका है आपका, कन्विक्शन हो गया, अब क्या होगा, सेम सब्जेक्ट मैटर पे आप एक बार, तो आपका कन्विक्शन हो गया सेम सब्जेक्ट मैटर पे, सेम ऑफेंस के लिए आपको दोबारा सजा या आपका दोबारा प्रोसिक्यूशन, आपका दोबारा ट्रायल नहीं हो सकता। इसे कहते हैं डबल जेपार्डी। डबल जेपार्डी मतलब किसी को दो बार जेपार्डी में नहीं डाल सकते, दो बार उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, दो बार सेम चीज के लिए पनिशमेंट नहीं दे सकते। यस और नो, ये बताओ, समझ में आई बात निहारिका? यस सर। बेटा निहारिका ये बताओ कि ये डबल जेपार्डी का कंसेप्ट और कहाँ पे है? सर सीआरपीसी आर्टिकल सेक्शन 300। आयुषी तुम बताओ बेटा। एविडेंस में है कहीं पे, पर याद नहीं है। अच्छा है ऐसे। प्रीति आप बताओ बेटा। सर प्रीति सीआरपीसी में कहाँ सीआरपीसी पे है में है बेटा? सेक्शन 300। अच्छा जी, मीर आप बताओ बेटा। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया मीर। सुचेता मुझे याद नहीं आ रहा, क्या बेटा? नहीं पता है सर। ओके सर एविडेंस में कोई प्रोविजन है सर जो रिलेट करता है, जिसमें दोनों की बात हम लोग पढ़ते हैं कि सर उसमें सिविल केसेस में बताता है, सर आई गेस सेक्शन 40 में। सेक्शन 300 सीआरपीसी में ही है, तुमने सही बताया था निहारिका। और इस सेक्शन 300 सीआरपीसी है, इस ये ब्रॉडर है, ब्रॉडर, ये नैरो है, ये नैरो है बेटा। ये जो डबल जेपार्डी आर्टिकल 20 क्लास 2 वाला है, ये सिर्फ कहां पे लगता है, कन्विक्शन के केसेस में लगता है। मतलब आपने कोई ऑफेंस कमिट किया, सपोजिटली आप एक अक्यूज बनाए गए, आपका ट्रायल चला, आपका कन्विक्शन हो गया। कन्विक्शन मतलब समझते हो ना मिहिर? मिहिर, पनिशमेंट भी है, कन्विक्ट कर दिया गया। कन्विक्शन मतलब पनिशमेंट नहीं होता, कन्विक्शन मतलब होता है आपको गिल्टी कोर्ट के द्वारा मान लिया गया। कन्विक्शन मतलब होता है गिल्ट प्रूव हो जाना, उसके बाद जजमेंट में मान लिया जाना कोर्ट के द्वारा कि यू आर गिल्टी। जब तक कोई व्यक्ति कन्विक्ट नहीं हो जाता तब तक वो इनोसेंट है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ये कॉन्सेप्ट होता है क्रिमिनल लॉ का, आपको आईपीसी, बीएनएस और सीआरपीसी के एक दो लेक्चर में बताया गया होगा, ठीक है? तो बेटा कन्विक्शन अगर आपका हो गया, आप एक बार गिल्टी मान लिए गए उस ऑफेंस के लिए, आपको सजा मिल चुकी है, दोबारा उसी सब्जेक्ट मैटर पे आपको आर्टिकल 20 क्लास 2 प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन बेटा आपका ट्रायल और रायल चला, मान लो, ठीक है आयुषी, आपका ट्रायल चला, दो सिचुएशन हो सकती है ट्रायल के बाद में, या तो आप एक्विट हो सकते हो या तो आप कन्विक्ट हो सकते हो। यही तो हो सकते हो ना बेटा? बताओ सुचेता, क्या हो सकती हो? तो ही तो हो सकती हो। बहुत बढ़िया। तो बेटा मान लो कि तुम क्विट हो गई, तब तो आर्टिकल 20 क्लास 2 तो बचाने नहीं आएगा। आर्टिकल 22 क्लास 2 आर्टिकल 20 क्लास 2 तो कहेगा कि भैया इनको जाओ सजा दे दो दोबारा। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ कन्विक्शन पर लगता हूँ, अगर ये कन्विक्ट हुए होते तब मैं लगता। अभी हुए क्या है, एक्विट हुए हैं, तब मैं नहीं लगूंगा। लेकिन इसी में सेक्शन 300 सीआरपीसी कूद करके आएगा कि भैया ये मैं एक्विट पे भी लगूंगा, मैं कन्विक्ट पर भी लगूंगा, और मैं डबल जेपार्डी इनकी नहीं होने दूंगा, चाहे मैं एक्विट कर दूं चाहे कन्विक्ट कर दूं। मतलब इसमें अल्ट्राफाइज एक्विट, अल्ट्राफाइज कन्विक्ट दोनों का रूल नियम लगता है सीआरपीसी के 300 में। इसमें सिर्फ अल्ट्राफाइज कन्विक्ट का नियम लगता है। सर रेस जुडिकाटा बोल सकते हैं, क्या बेटा? रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा नहीं बोल सकते, ये डबल जेपार्डी और रेस जुडिकाटा में अलग अलग चीजें। जो डबल जेपार्डी और सॉरी रेस जुडिकाटा होता है बेटा, वो ट्रायल को बाहर करता है। किसको बाहर करता है बेटा? ट्रायल को।
ट्रायल को बाहर कर, ठीक है। यस तुम सर। लोग उसमें सीआरपी सीपीसी के सेक्शन 11 में पढ़ोगे बेटा सर सौरभ, 11 तो उसमें जब पढ़ते हैं तो वो रिजुडिकाटा का अलग कंसेप्ट है, रेस सब्जुडिस का अलग कंसेप्ट है, और डबल जेपार्डी का अलग कंसेप्ट है, ठीक है बेटा सौरभ। ओके ओके तो अब ओके ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई सौरभ की नहीं आई, ये बताओ। यस सर, क्लियर है। ये जहां डबल जेपार्डी लिखना उसके बगल में ये बात भी लिखे रहना, क्योंकि लॉ के पेपर में आपसे ये वाली चीज बहुत बार पूछा जाता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग पॉलिटी में ये वाली चीज भी पूछी जाती है, पॉलिटी में कई बार ये वाली चीज देकर के ये वाली चीज पूछी जाती है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार ये पूछा जाता है कि which one is broader, तो आपको पता होना चाहिए कि दिस वन इज ब्रॉडर, ठीक है बेटा, ठीक है आयुषी, आयुषी याद रहेगा ना, हाँ, सर। भूलना मत, भूलते नहीं है कोई चीज। क्या बचा, सेल्फ इनक्रिमिनेशन, क्या सेल्फ इनक्रिमिनेशन, आयुषी ने जैसा बताया था, सेल्फ इनक्रिमिनेशन मतलब किसी भी व्यक्ति को जो कोई अक्यूज्ड है ऑफ एनी ऑफेंस, उसको फोर्स नहीं किया जा सकता, उसको कंपेल नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ किस पे लगता है, अक्यूज्ड पे लगता है। किस पे लगता है बेटा, अक्यूज्ड पे लगता है। अक्यूज्ड कैन नॉट बी कंपेल्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ, ठीक है निहारिका। आर्टिकल 20 क्लास 3 सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाला किस पे लगता है, सॉरी नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन होना चाहिए, तो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब, सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब अपने आप के खिलाफ गवाही देना, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब आप अपने आप के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हो। यस और नो, समझ में आई बात ये वाली, यस सर, नहीं आएगा, आ गई बात बेटा समझ। यस सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ अब अच्छा, सेल्फ इंक्रिमिनेशन से के रिलेटेड मैंने आपको एक वो बताया था एविडेंस एक्ट के लास्ट लेक्चर्स में, कौन सा सेक्शन बताया था बताओ निहारिका, सेक्शन 132 एविडेंस एक्ट, उसमें बताया गया था कि कोई भी जो विटनेस है, विटनेस विटनेस कैन बी कंपेल्ड, विटनेस को कंपेल किया जा सकता है, किस चीज के लिए, तो गिव एविडेंस मतलब जो भी चीज इससे पूछी जाए ये किसी भी चीज का आंसर देने के लिए डिनाई नहीं कर सकता है, चाहे वो सेल्फ इनक्रिमिनेटरी ही क्यों ना हो। तब मैंने आपको बताया था वहां पे कि आर्टिकल 20 क्लास 3 सिर्फ अक्यूज को प्रोटेक्ट करता है, ना कि विटनेस को प्रोटेक्ट करता है। यस और नो, बताया था नहीं बताया था निहारिका, बताओ। यस सर, तो बेटा याद रखना, ठीक है, यस समझ रही हो ना। यस सर, ये हो गया, समझ आ रहा है बेटा निहारिका कि नहीं आ रहा है, तुम ये बताओ। यस सर, सब समझ में आ रहा है। ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि टाइम वेस्ट कर रही हो तुम अपना, नो सर, कभी ऐसा लगे तो बता देना, ठीक है। हाँ सेल्फ इंक्रिमिनेशन हमने बता दिया। अब इसके बाद में आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 बेटा क्या कहता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय, मतलब ये कि किसी की अगर लाइफ को हैम्पर करना हो, किसी की लिबर्टी को हैम्पर करना हो, रेस्ट्रिक्ट करना हो, तो आपको कैसे करना होगा, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के द्वारा करना होगा, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के द्वारा करना होगा। अब इस प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को और बढ़ा करके ड्यू प्रोसेस कर दिया गया, ठीक है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस इज ऑलटुगेदर डिफरेंट थिंग्स। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ मतलब होता है बेटा कि कोई भी चीज
जो एक स्टेट्यूट में लिख दी गई कि इनको ऐसे 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 करके सजा दे दी जाएगी, तो उनको ऐसे ऐसे करके सजा दे दी जाएगी। लेकिन ड्यू प्रोसेस कहता है कि जो प्रोसीजर बनाया गया है उसको बनाने में हमने ड्यू डिलीजेंस फॉलो किया है, हमने रीजनेबल बनाया, हमने नेचुरल जस्टिस फॉलो किया है, समझ रहे हो? तो क्या हो जाएगा, ड्यू प्रोसेस हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फॉलो किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स फॉलो किया है, तो क्या हो जाएगा, ड्यू प्रोसेस हो जाएगा। आर्बिट्रेरी नेचर का हम प्रोसीजर नहीं बना सकते। जो प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ है इसको हम आर्बिट्रेरी नेचर का नहीं बना सकते। हमको क्या करना होगा, ड्यू प्रोसेस फॉलो करना होगा। इट इज अ नैरोर कॉन्सेप्ट, इट इज अ नैरोर कॉन्सेप्ट, इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, समझ रहे हो बेटा? बताओ आयुषी, समझ रही हो ना? सर हाँ, बहुत बढ़िया। तो अब किसी की पर्सनल लाइफ और लिबर्टी अगर छीनना है तो क्या, कैसे छीनोगी आयुषी? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के थ्रू। तो क्या करोगी, लॉ पहले बनाओगी, बस जिंदगी छीन लोगी आयुषी? क्या सर? लॉ बना करके बस जान छीन लो किसी की भी? ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। तब कैसे कर सकते? तब कैसे कर सकते? अरे अब ऐसा लॉ ही क्यों बनाना जिससे किसी की जान ली जाए? सर जस्ट एंड रीजनेबल होनी चाहिए ना। बिल्कुल, जस्ट एंड रीजनेबल इज कॉल्ड ड्यू प्रोसेस। इसी चीज का मैं वेट कर रहा था सौरभ, इसी को ड्यू प्रोसेस कहते हैं। लॉ बनाया जाता है, लॉ बनाया जाता है कि किसी की जान छीन ली जाए। आयुषी बेटा, जो बीएनएस बनाया गया उसमें अभी भी मौत की सजा रखी गई है, पेनल्टी, समझ रही हो? उसमें किसी की जिंदगी छीन लेने का वो बनाया गया है स्टेच्यूट। वो ऐसे नहीं किया जा सकता, वो रीजनेबल होना चाहिए। रेयर ऑफ द रेयर केस में किसी को डेथ पेनल्टी दी जा सकती है, ऐसे हवाबाजी में नहीं कि जिस मां मुझको आयुषी पसंद नहीं है मैंने कहा आयुषी को फांसी की सजा दे दो, ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हो बेटा सौरभ? यस और नो? यस सर, यस सर। तो इसका आर्बिट्रेरीनेस नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जैसे अभी तुमने क्या बोला था, कौन सा वर्ड था सौरभ? रीजनेबल एंड जस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रीजनेबल एंड जस्ट होना चाहिए। मनेका गांधी के केस में इसको इंटरप्रेट करते हुए कहा, मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट करते हुए कहा कि इसमें जो लाइफ और इसमें जो लिबर्टी बताई गई है, दैट लाइफ एंड लिबर्टी इज नॉट मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस, नॉट मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस। It must be dignified life, dignified life. Dignified life is a very broad term. Dignified life is a very broad term बेटा। Dignified life का मतलब होता है आपके पास पीने का साफ पानी होना चाहिए, आपके पास सांस लेने के लिए साफ हवा होनी चाहिए, आपके पास रात में सोने के लिए शांत रात होनी चाहिए, आपको पैसा कमाने के लिए एक लाइवलीहुड होना चाहिए, आपको कोई भी प्राइवेट काम करने के लिए राइट टू प्राइवेसी होनी चाहिए, आपको रात में अच्छी नींद आए इसके लिए आपको राइट टू शेल्टर होना चाहिए, आपका स्वास्थ्य सही रहे इसके लिए आपके पास राइट टू हेल्थ होना चाहिए। इस सबको इस चीज से डिराइव कर लिया गया बेटा, इस चीज से डिराइव कर लिया गया, डिग्निफाइड लाइफ से। ये सब किस चीज के लिए जरूरी है, डिग्निफाइड लाइफ के लिए। मतलब मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं कि खाना खाए, सॉरी पैदा हुए, बड़े हुए, खाना खाए, सेक्स किए, अपना बच्चा पैदा किए, फिर मर गए, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, कोई डिग्निफाइड लाइफ, फुलफिलिंग लाइफ जीनी है। इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, और ये सारा काम करें जो एनिमल कर रहा है, उसके साथ साथ हमको क्या होनी चाहिए, बेसिक चीजें और भी होनी चाहिए। हमारे पास राइट टू फ्री लीगल एड होना चाहिए, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होना चाहिए, राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग होना चाहिए, राइट टू स्लीप होना चाहिए, राइट टू शेल्टर होना चाहिए, राइट टू हेल्थ होना चाहिए, राइट टू स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, राइट टू फेयर ट्रायल होना चाहिए, राइट टू इंफॉर्मेशन होना चाहिए, राइट टू वुमेन ट्रीटेड विद डिग्निटी होनी चाहिए, डिसेंसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सुचिता बताओ। जी सर। क्या कह रही हो सुचिता, मैं नहीं सुना।
जी क्या सर कह रही हो होनी सुचिता? चाहिए। होनी चाहिए ना बेटा, बहुत बढ़िया, होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, क्या कहते हैं, मीर बताएंगे। मीर, लिसनिंग टू मी बेटा। हाँ भैया। बेटा ये बताओ, राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ हिज और हर चॉइस, ये राइट टू लाइफ है कि नहीं? है। हाँ, क्या कह रहे हो? है भैया। है, बिल्कुल, बहुत सही मिहिर, बहुत सही। ये लल्लन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक केस हुआ, उसमें बताया गया कि राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ हिज और हर चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट विद इन द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट टू लाइफ के उस कंसेप्ट में डिग्निफाइड लाइफ में आता है। आप सिर्फ मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस में नहीं रह सकते, ठीक है? आपके माँ बाप जिससे आप कहते हैं उससे आपको कोई करने शादी जरूरत नहीं है, आप अपने चॉइस से शादी करना मेयर, समझ रहे हो? बिहार में तुम रहते बिल्कुल हो, भैया। बिहार में नौकरी पाकर बिहार में देखना पकड़ुआ साथी ना हो जाए तुम्हारा, ठीक है मीर? मीर, पकड़ुआ साथी जानते हो नहीं जानते हो? हमारे यहाँ नहीं होती है भैया। बिहार में ही तो होती है यार, तब कहाँ होती है? अभी मैं वीडियो देख रहा था 2-4-5 दिन पहले ही, पकड़ करके जबरदस्ती सदिया कर रहे थे सर। बिहार में लड़का होना, लड़के के साथ अगर तुम्हारे पास सरकारी नौकरी है और तुम उसी मतलब वहां आसपास के लोगों के कास्ट के हो तो बहुत खतरनाक है, उठा लिए जाओगे शादी करने के लिए। इसे पकड़वा भी आ कहते हैं। आर्टिकल 21 कैपिटल ए, ये राइट टू एजुकेशन की बात करता है बेटा। राइट टू एजुकेशन इज आल्सो कैन आल्सो बी डिराइव्ड फ्रॉम राइट टू लाइफ, क्योंकि जब आपके पास एजुकेशन होगी, इंफॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी, तभी तो बेटा डिग्निफाइड लाइफ जियोगी ना। ऐसे बताओ, अगर आपको मान लो कोई आइडिया ही नहीं है, आपको अगर कोई आइडिया ही नहीं है, आप क्या करते हो, सिर्फ सुबह उठते हो, खाना खा करके फिर पड़े रहते हो जा करके, आपको कुछ आइडिया नहीं है, आपको कुछ ज्ञान नहीं है, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बेटा आप क्या जी रहे हो? यू आर लिविंग एन एनिमल लाइफ, यू आर नॉट लिविंग एन डिग्निफाइड लाइफ। और इस डिग्निफाइड लाइफ के लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको एजुकेशन चाहिए होती है, एजुकेशन के साथ साथ आपका ओपन माइंड चाहिए होता है, और जब ये सारी चीजें बेटा हो जाती हैं तब आप एक डिग्निफाइड लाइफ जीते हो। इसीलिए राइट टू एजुकेशन कैन आल्सो बी डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 21। हाउएवर अपना पार्लियामेंट ने क्या किया बेटा, इसको अलग से ही 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एक फंडामेंटल राइट बना दिया। किस आर्टिकल में इसमें बनाया इसको? आर्टिकल 21 कैपिटल ए में बनाया, समझ रहे हो बेटा? और इसमें क्या किया गया, कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा किसको? 6 से फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन किसको? 6 to 14 ईयर्स के बच्चे को, ठीक है? 6 से 14 साल तक के बच्चे को क्या दिया जाएगा? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। इस प्रोविजन को किस उससे जोड़ा गया, बताओ निहारिका? सर 86th अमेंडमेंट 2002। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया निहारिका। 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 इसके द्वारा बेटा जोड़ा गया, ठीक है? बेटा जब इसको राइट टू एजुकेशन जब बना, मतलब एज ए फंडामेंटल राइट, इसके पहले भी ना ये जो राइट टू एजुकेशन था ये था पहले भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। कहा था? आर्टिकल 45 में था। कहां पे था निहारिका? आर्टिकल 45 में वो स्टेट पर ड्यूटी इम्पोज कर रहा था बेटा। वो आर्टिकल वो कह रहा था कि स्टेट सेल इंडेवर कि 6 से 14 साल के बच्चों को क्या मिले, अच्छी शिक्षा मिले, उनका चाइल्डहुड केयर हो, उनको एजुकेशन मिले, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो, कंप्लीट डेवलपमेंट करें, होलिस्टिक डेवलपमेंट करें। ये ना हो कि कोई बहुत मोटा हो गया, कोई बहुत मॉलनिश हो गया, पतला हो गया,
समझ रहे हो? ये नहीं कि हवा चल रही कोई उड़ जा रहा है, ये नहीं कि तूफान आ रहा है तभी कोई हिल नहीं रहा है। मतलब ओबीस भी नहीं होना चाहिए और डंडा भी नहीं होना चाहिए। डंडा समझती हो ना निहारिका? यस सर। क्या होता है बेटा? मतलब कोई किसी आदमी को कहा जाए कि तुम डंडा जैसी हो तो इसका मतलब क्या होगा? सर जो बहुत ज्यादा पतला है। हाँ, बहुत बढ़िया निहारिका। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इसका प्रोविजन आर्टिकल 45 में पहले से ही कर दिया गया था। इसी को बेटा उसमें कहा गया था, क्योंकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कोई भी चीज है बेटा, उसको उसको क्या किया जाएगा? स्टेट को किसी न किसी दिन इंप्लीमेंट करना होगा। उसी के इंप्लीमेंटेशन आर्टिकल 21 कैपिटल ए में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। यस और नो? समझ में आया इसी की नहीं आया ये बताओ? यस सर। बहुत बढ़िया। इसका और कहां पे जिक्र मिलता है बेटा? आर्टिकल 51 कैपिटल ए क्लॉज के में। ये तीनों इकट्ठा याद करना। और ये क्या है बेटा? ये फंडामेंटल ड्यूटी है अपनी, अपनी नहीं, मम्मी पापा लोगों की। जो मम्मी पापा बना, जो गार्जियन बना, जो वार्ड जिसके हैं, उनकी ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि अपने बच्चों को क्या दे? शिक्षा दे। उनकी क्या है बेटा? फंडामेंटल ड्यूटी है। इसीलिए जब तक कुछ करने ना लगो शादी मत करना। शादी करोगे तो बच्चे होंगे और तुम फंडामेंटल ड्यूटी नहीं निभा पाओगे। समझ रहे हो? ये बात है, ठीक है मीर? हाँ भैया। शादी करने की जल्दी तो नहीं है ना मीर? बताओ बताओ। अब एक सेकंड, कोई आया हुआ देख लेता है। लेक्चर ले रहे हैं। हाँ, हम कहाँ पे पहुंच गए थे? हम प्रोटेक्शन ऑफ, अगला अगला आर्टिकल पढ़ेंगे। ये बात समझ में आ गया? सुचेता तुम बता बेटा। प्रीति पांडे? ये जी सर आ गया। बहुत बहुत बढ़िया, याद रखना ये सब प्रीति। टेस्ट में पूछूंगा 26 नवंबर को टेस्ट है पॉलिटी का। पॉलिटी का टेस्ट कब है निहारिका बताओ? निहारिका? 26 को। लेकिन तुम्हें देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक निहारिका? ओके सर। हाँ, तुम अपने क्लाइंट पे फोकस करना। देखो ये हमको मिल गया, हम बिना बिना कहे। अच्छा ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। क्या बेटा? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसमें क्या बताया गया है बताओ बेटा? कि कोई पर्सन अगर अरेस्ट होता है तो 24 आवर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना है, और कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड ये सब है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 22 का जो क्लॉज 1 है एक तरह से, वो 3-4 चीजें बताता है। पहला बताता है कि जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा, जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा, डिटेन किया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि किस ग्राउंड पर वो अरेस्ट किया जा रहा है। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट किसमें है? कौन से आर्टिकल में? नंबर फर्स्ट, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। ये सीआरपीसी में भी आप लोग पढ़ोगे। ये सब सेक्शन 50 है, सेक्शन 54 है, ये सब उसमें है। बहुत अच्छे बताया गया सब, ठीक है? सीआरपीसी बहुत अच्छे से पढ़ाएगा अपना राजीव, ठीक है? नंबर 2, राइट टू कंसल्ट एंड
कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? 54 है सर, क्या बेटा? 54 में है, 57 शायद। 57 में है कि 24 घंटे के अंदर पेश करना है यस सर मजिस्ट्रेट के सामने। जी, मैं मतलब ये बता रहा हूँ कि अरेस्टेड पर्सन का जो राइट है उसकी बात कर रहा हूँ। ये वो यस सर 50 से लगा करके 60 कैपिटल ए तक है। यस ठीक सर। है। वो पढ़ाया जाएगा आपको बहुत अच्छे से। अच्छा तुम तो सीआरपीसी बैच के हो ही नहीं, तुमको नहीं पढ़ाया जाएगा सर। ठीक है। फिर भी पढ़ेंगे सर। हाँ तुम तो पढ़ोगी भाई, पढ़ना जरूरी भी है। मैंने आपसे राजीव भैया से, राजीव सर से। अच्छा अच्छा, जी पढ़ लेना भाई, पढ़ लेना। घर के लोग हो, जब मन करे तो पढ़ लेना। हाँ। अच्छा आई इन्फॉर्म हो गया। नंबर 2 बेटा बताया गया है कि जब जब कभी आपको अरेस्ट किया जाएगा तो आपको क्या होगा? राइट टू कंसल्ट योर लीगल, लीगल क्या होगा? लीगल एडवाइजर होगा, लीगल प्रैक्टिशनर होगा। राइट टू, राइट टू कंसल्ट, कंसल्ट एंड डिफेंडेड, डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर। ठीक है। लीगल प्रैक्टिस के द्वारा आपको डिफेंड किया जाएगा। किस आर्टिकल में किया जाएगा प्रीति? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो क्या नाम प्रीति? नंबर थर्ड, नंबर थर्ड क्या होगा आयुषी? बताओ, बताओ आयुषी। मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर में प्रेजेंट होने का सर। बिल्कुल। राइट टू बी प्रोड्यूस्ड, राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट विद इन कितने आवर? बताओ सौरभ। विद इन 24 24 आवर्स। ठीक है बेटा, विद इन 24 आवर्स इंक्लूडिंग द जर्नी टाइम, इंक्लूडिंग द जर्नी टाइम। जितना वो जाने वाने में लगेगा उसको भी इंक्लूड किया जाएगा इसमें। ठीक है। अब क्या होगा? अब ये तुम पेश कर दिए, पेश कर दिए बेटा। अब अगर नंबर फोर्थ होगा, नंबर फोर्थ कि अगर इस जब 24 घंटे के अंदर तुम मजिस्ट्रेट पेश करोगे, अगर मजिस्ट्रेट आपको ऑथराइज करे, मजिस्ट्रेट अगर आपको ऑथराइज करेगा तब आप इनको 24 घंटे के आगे भी रख सकते हो, जिसे रिमांड में रखना कहते हैं, रिमांड। ठीक है। तो क्या होगा, क्या होगा इस चीज को क्या कहेंगे? बताओ बेटा। राइट टू बी, नंबर फोर्थ, राइट टू बी रिलीज्ड, रिलीज्ड आफ्टर 24 hours if magistrate does not authorize। अगर भैया मजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं? ऑथराइज नहीं करते हैं तो क्या कर दिए जाओगे आयुषी? आप छोड़ दी जाओगी। क्या कर दीजिए जाओगे आयुषी? छोड़ दिए जाएंगे सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना दुखी क्या है हुई हो आयुषी तुम? नहीं सर, लिख रहे हैं। हाँ हाँ लिखो, बहुत बढ़िया। अब क्या होगी बात बेटा? ये आर्टिकल 22 का क्लास 1 कहता है ये सारी बात। 22 का क्लास 1 ये इतनी 4-5 बात कहता है। प्रीति ये बात समझ में आई बेटा तुम्हें? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है सुचेता तुम्हें? बस है। बहुत बढ़िया। अब आर्टिकल 22 क्लास 2 में इसको इरेज कर देता हूं।
आर्टिकल 22 क्लास 2 में बेटा प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है अभी कोई ऑफेंस कमिट तुमने किया नहीं है, इन एप्रीहेंशन दैट यू विल कमिट दैट ऑफेंस यू विल बी रेस्ट्रिक्टेड और डिटेन्ड। जैसे जब आर्टिकल 370 का रिवोकेशन किया गया, एब्रोगेशन किया गया, उस समय वहां के जितने भी लीडर थे उनको उनका प्रिवेंटिव डिटेंशन कर दिया गया था। इन इसलिए क्योंकि अगर ये बाहर रहते भैया, बाहर रहते तो ये उधम मचा देते, तो इसलिए उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया। और इसमें इसको मैक्सिमम कितने दिनों तक रखा सकता है? 3 महीने तक। कितने महीने तक? 3 मंथ्स। बस इतना याद रखो और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। यस और नो बताओ। ऐसी लिखिए बेटा, समझ में भी आ गया कि 3 महीने के ऊपर कुछ नहीं करना है। बहुत बढ़िया। प्रिवेंटिव डिटेंशन मैक्सिमम के लिए 3 महीने के, और इसके बाद भी हो सकता है, लेकिन उसको कोई एक बोर्ड होता है, पता नहीं हाँ, एडवाइजरी जो भी बोर्ड। कहते हो, मुझे पता नहीं है अभी, सॉरी ये पता है लेकिन याद नहीं आ रहा है। तो वो बोर्ड जब कहेगा तब रख सकते हो, लेकिन वैसे कितने दिन तक रख सकते हो बेटा? वैसे कितने दिन तक रख सकते हो बेटा? इसी सर 3 मंथ नहीं, 3 महीने तक। 3 महीने सर। ठीक। तो ये अपना खत्म हुआ, क्या कहते हैं, आर्टिकल 22 क्लास 2, यानी 22 खत्म हो गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए लॉ बना सकती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कई लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ, सॉरी स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकती है। पार्लियामेंट इज मोर ऑथराइज्ड। ठीक है, पार्लियामेंट ने बहुत सारे लॉ बनाए, जैसे मीसा। देखो 3-4 मैं एक्ट का नाम बता देता हूँ आपको। पहला है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, सब लोगों ने सुना होगा ये बात, सुना नहीं सुना है निहारिका? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। यस सर। दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, मीसा जिसे कहते हैं। लालू यादव को जब उसमें इमरजेंसी लगी थी तो उनको मीसा लगा करके अंदर किया गया था। इसीलिए उन्होंने, उनकी जब बच्ची पैदा हुई उसी साल शायद पैदा हुई थी जब वो जेल में थे, तो उन्होंने अपनी लड़की का नाम क्या रखा? मीसा भारती रखा, सॉरी मीसा रखा। आगे चल के भारती में शादी हुई तो भारती हो गई वो। ये ऐसे याद रखना आप लोग। अगला है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज। कॉफी पोसा जिसे कहते हैं, कॉफी पोसा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। टाडा, टाडा टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये सब क्या है? प्रिवेंट कर रहे हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा रहे हैं, रोक लगा रहे हैं किसी पर। और ये किससे गवर्न होते हैं बेटा? आर्टिकल 22 से गवर्न होते हैं। आ गई बात समझ मिहिर? हाँ भैया। सौरभ भैया तुम्हें समझ में आया? यस सर, क्लियर है। ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि पैसा बेकार जा रहा है? नहीं सर, आपसे पढ़ने लगता है, ऐसा कुछ लगेगा हमको। हाँ बहुत बढ़िया। पैसा कभी भी बेकार लगे तो बता देना, मतलब पैसा देना। जरूर सर। सर और दो वापस चार होगा? लड़कों को नहीं वापस अगर करने की कोई पॉलिसी नहीं है। बस बता देना कि हमें पता रहे कि हाँ कि तुमको नहीं, मतलब तुम्हारा पैसा तो अदा नहीं हुआ। क्योंकि मैं डेली अपने घर पे बात करता हूँ, बात करते टाइम मैं अपने भाई भैया से भी बात करता हूँ। तो भैया से मैं बात करते टाइम जब कोई मतलब इस सब के बारे में बताता हूँ तो कहते हैं कि जितना पैसे लिए हो उससे ज्यादा मेहनत करके काम करना, ऐसा ना हो कि तुम बेईमानी करने लगो। तो अगर तुम लोग बताओगे कि नहीं सर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो अपने भाई को बताऊंगा कि भैया वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है मेरे पढ़ाने से। अगर वो कहेंगे पैसा वापस कर दो तो मैं कर दूंगा। ठीक है सौरभ? यस सर, एडवाइजरी बोर्ड भैया है आपके। नहीं एडवाइजरी बोर्ड नहीं है, ही पार्ट एंड पार्सल पिक एंड सब्सटेंस ऑफ कृपा शंकर पांडे। ठीक है, यस यस सर। he is the guiding light। अच्छा हाँ, अब आती है अपना राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। क्या था बेटा? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन।
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में बेटा 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 बेटा बात करता है कि पहले के जमाने में बेगार कराया जाए। बेगार कौन कौन जानता है? बेगार निहारिका जानती हो बेटा? यस सर, फोर्स्ड लेबर। बेगार बेगार कराई हो कभी किसी से? नो सर। अच्छा जी, सुचेता तुम कराई हो, नहीं कराई हो बेगार? सुचेता नो सर। आयुषी तुम तो कराई होगी। हाँ आयुषी सर, कराए हैं सर। मेरे तुमने कराया? पहले के जमाने में, मतलब पहले के जमाने के अभी भी गांव में होता है क्यों? मतलब क्या कहते हैं, पंडित जी लोग जो होते हैं ना, वो जाकर के ऐसे मान लो कि धान जानती हो निहारिका? नहीं जानती हो धान? धान सर। हाँ हाँ, हाँ यस सर, जानती हूँ। क्या होता है? सर क्रॉप होता है, चावल। किस चीज का? हाँ चावल, बिल्कुल। पैडी, पैडी मतलब उसको धान कहते हैं, ठीक है। जब धान की रोपाई होनी होती है, मतलब उसका जो वो लगा सैपलिंग लगानी होती है, उस समय पे जब मजदूर नहीं मिल रहे होते हैं तो पंडित जी लोग जाकर के कहते हैं, ऐसे दूसरे गांव में जाकर के कह देंगे कि फलाने 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 आज हमारे उसमें वो लगाना है, धान लगाना है। सब कहेंगे हाँ महाराज चलो हम आ रहे हैं। हाँ, वो आएंगे, खाना पीना अगर खाने का मन करेगा उनको तो खाएंगे, नहीं तो बिना पैसा लिए लगा चले जाते हैं सब। वो क्या कर रहे हैं पंडित जी? बेगार करवा रहे हैं। खैर वो फोर्स नहीं कर रहे हैं उनको, लेकिन अंडू इन्फ्लुएंस से फोर्स कर रहे हैं। ये भी बेगार है, ये भी प्रोहिबिटेड है अंडर आर्टिकल 23। ठीक है उसी। हाँ, तो कभी बेटा किसी को बेगार मत करवाना, फोर्स लेबर मत करवाना, ठीक है। सर काइंड ऑफ कम्युनिटी सर्विस बोल सकते हैं ना? नहीं बेटा, कम्युनिटी सर्विस इज अ पनिशमेंट नाउ अंडर Next. सेक्शन 23 के एक्सप्लेनेशन ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सेक्शन 23 एक्सप्लेनेशन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वो कम्युनिटी सर्विस को डिफाइन करता है। कहता है कम्युनिटी सर्विस इज एनी एक्ट व्हिच इज कोर्ट ऑर्डर्ड। किसके ऑर्डर के ऑर्डर किया जाएगा? कोर्ट ऑर्डर्ड एंड देयर इज रिम्यूनरेशन फॉर इट। वो जब कोर्ट ऑर्डर करेगी तुम्हें फोर्स लेबर करने का और उसमें पैसा भी नहीं मिलेगा तो वो कम्युनिटी सर्विस है। यहाँ पे पंडित जी ऑर्डर कर रहे हैं या बाबू साहब ऑर्डर कर रहे हैं और तब तुम जाकर के नौकरी मतलब काम कर रहे हो, फोर्स लेबर कर रहे हो, कम्युनिटी सर्विस नहीं है बाबू। वो तो बाबू जी की सेवा है, वो तो पंडित जी की सेवा है। समझ रहे हो? यस और नो? यस सर। हाँ, और सर वो कम्युनिटी सर्विस। भारतीय हाँ क्या बेटा? सर जी वो भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 4 में भी ऐड कर दिया गया है। बेटा ऐड किया गया, डिफाइन नहीं किया गया। मैं डिफिनेशन की बात कर रहा हूँ। डिफिनेशन हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन 23 एक्सप्लेनेशन ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है सुचेता? ओके सर। नया वाला सीआरबीसी जिसे कहते हैं, ठीक है। आर्टिकल 24 में बात करता है कि प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। चौबीस से चिल्ड्रन, ऐसे याद करो, 24 से चिल्ड्रन, 24 से चिल्ड्रन, ठीक है। अब बहुत पूछता है, ये बहुत पूछता है कि चिल्ड्रन से रिलेटेड आर्टिकल बताओ, तो कौन सा आर्टिकल है निहारिका? 24। वो कहता है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन एनी हैजार्डस एक्टिविटीज, इन एनी हैजार्डस एक्टिविटीज। अब कितने साल तक के लिए? 14 साल तक के बच्चों को आप किसी भी हैजार्डस एक्टिविटीज में नहीं लगा सकते। हैजार्डस, ठीक है, हैजार्डस एक्टिविटी में आप नहीं लगा सकते किसी भी कैसे बच्चे को जो 14 साल से नीचे। यस सर नो? ये बताओ, समझ में आया बेटा? इसी के एवज में, इसी क्या कहते हैं, आर्टिकल 24 के एवज में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट आया हुआ है। पता नहीं पता ये बात? चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, बहुत सारे एक्ट आए हुए हैं जो रोकते हैं कि किसी बच्चे को भी एम्प्लॉय नहीं
किया जाएगा। यस और नो, समझ आया नहीं आया? बता इसी। हाँ सर, आ गया। 24 से चिल्ड्रन, ये याद रहेगा ना प्रीति? यस सर। बात आती है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये कहां से कहां तक है? आर्टिकल 25 से 28 तक है। आर्टिकल 25 से 28 तक है। आर्टिकल 25 कहता है बेटा, आर्टिकल 25 कहता है कि ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। कोई भी व्यक्ति जो भारत में है, सिटीजन को नहीं, सिर्फ ऑल पर्सन्स को अवेलेबल है। जो क्या? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस मतलब अंतःकरण से अगर आप किसी को भी मानना चाहते हो, किसी भगवान को, किसी अल्लाह को, किसी जीसस को, किसी क्राइस्ट को, तो आप मान सकते हो। आप उसको फ्रीली प्रोसेस कर सकते हो, किसी को बता सकते हो। उसमें अगर ये बताया गया है कि कैंडल लेकर के आप जीसस को दिखाओगे तो आप कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, उसको फैला सकते हो। समझ रहे हो बेटा? इसका मतलब ये है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस जो होता है वो इनर सेल्फ के लिए है। राइट टू प्रोफेस होता है कि हम डिक्लेयर करके बताएंगे कि हम हिंदू है। राइट टू प्रैक्टिस का मतलब होता है उसकी जो इसेंशियल प्रैक्टिसेस होंगी उनको हम फॉलो करेंगे। राइट टू प्रोपोगेट का मतलब होता है कि हम उसको क्या करेंगे बेटा? उसको हम फैलाएंगे। यस और नो? लेकिन राइट टू प्रोपोगेट, राइट टू प्रोपोगेट, प्रोपोगेट does not include, does not include, does not include, क्या नहीं इंक्लूड करता है? राइट टू कन्वर्जन, राइट टू कन्वर्ट। ऐसा राइट टू कन्वर्ट जैसा कुछ नहीं है। मतलब ये कि आप किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते प्रोपोगेट के बहाने कि हम अपना तो प्रोपोगेट कर रहे हैं भैया, हम तो लव जिहाद कर रहे हैं, अब कोई कन्वर्ट हो गया तो हम क्या करें? ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है? दिस इज नॉट द प्रोपोगेशन। यस और नो? बताओ इसी, समझ आया बेटा? यस सर। कोई कुछ कह रहा है क्या? निहारिका, आया बेटा समझ में आपको? यस सर। कोई दिक्कत? कि आपसे यही पूछेगा कि क्या राइट टू प्रोपोगेट में राइट टू कन्वर्जन इंक्लूडेड नहीं इंक्लूडेड है, याद रखना। ठीक है? यस सर। किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं करा सकते। अब तो ये उत्तर प्रदेश या एमपी ने तो एंटी कन्वर्जन लॉ बना दिया है। पहले तो खूब चुतिया बना बना के लड़कियों को क्या करते थे, पहले प्यार में फंसाते थे, फिर उनका रिलीजियस कन्वर्जन करवाते थे, फिर उनको एक्सपोर्ट करते थे। कहाँ पे? सऊदीया में और यहाँ। ठीक है? और फिर क्या होता था? उन लड़कियों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनका मेंटल एक्सप्लॉयटेशन, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, साइकोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन होता था। इस चीज को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अपना लॉ पास किया जिसे हम एंटी कन्वर्जन लॉ कहते हैं या लव जिहाद लॉ कहते हैं। ठीक है बेटा? समझ में आ गई बात? यस सर। अब बात आती है सेक्शन 26 क्या, आर्टिकल 26 क्या बात करता है? आर्टिकल 26 बात करता है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए क्या है? आर्टिकल 26। इसका मतलब सेक्शन 25 जो है वो इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ रिलीजन है और आर्टिकल 26 क्या है? कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। अगर आपसे पूछे कि कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन किस आर्टिकल में है तो किस आर्टिकल में बताओगी निहारिका? वो आर्टिकल 26 में बताना। और जब इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पूछे तो 25 मार्क करके आना, तभी सही जाएगा, नहीं तो सही नहीं जाएगा। यस और नो? समझ में आया बेटा? नहीं आया? यस सर। बहुत बढ़िया। आर्टिकल 27 क्या कहता है? ये तो बात हुई 26 की। 27 कहता है
कि आपको कंपेल नहीं किया जा सकता। फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, फ्रीडम फ्रॉम, फ्रीडम फ्रॉम क्या होता है बेटा, एलसी बताओ। फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन, Payment of taxes. टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। मतलब ये बेटा कि गवर्नमेंट आपके ऊपर ये कह करके टैक्स नहीं लगा सकती कि मुझे हिंदू धर्म बढ़ाना है और आपके ऊपर जजिया टैक्स लगा रहे हैं, ये नहीं लगा सकते। मतलब ये कि आपके ऊपर किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। लेकिन लेकिन फीस लगाई जा सकती है, सेस लगाया जा सकता है, फीस लगाई जा सकती है, सेस लगाया जा सकता है, टैक्स नहीं लगाया जा सकता। कहां पे? आर्टिकल 20 में। पूछे कि क्या फीस लगाया जा सकता है, क्वेश्चन कई बार आता है, तो क्या फीस लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता? लगाया जा सकता है, लेकिन टैक्स नहीं लगाया जा सकता। यस और नो? बताओ, समझ आया किसी को? नहीं आया? बताओ यार प्रीति। यस सर। क्या समझ में आया कि नहीं आया वाला? यस सर है। समझ में आने वाला। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब बात आती है आर्टिकल 28 की। आर्टिकल 28 क्या बात करता है? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन से, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। मतलब ये बेटा कि आपको कहीं पर भी किसी भी गवर्नमेंट के स्टेट रन इंस्टीट्यूशन में आपको फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन की इंस्ट्रक्शन सुनो। आपको किसी भी स्टेट रन इंस्टीट्यूशन में फोर्स नहीं किया जा सकता कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड आप क्या करो, इंस्ट्रक्शंस को अटेंड करो। इसीलिए इसको कहा गया फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। लेकिन अगर कोई मिनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, कोई बनाया ही गया है इसलिए कि उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, तो उसमें क्या हो सकता है बेटा, उसमें आपको अटेंड किया जाएगा और उसमें आपका राइट वायोलेटेड नहीं मारा जाएगा। जैसे मदरसा जो होते हैं, मदरसा में जो पढ़ाई होती है वो रिलीजियस पढ़ाई है और वो इसका वायोलेशन नहीं करती, क्योंकि वो स्टेट फंडेड नहीं होती है कई बार, बट वो होली स्टेट फंडेड नहीं होती है। एंड द सोल पर्पज ऑफ मदरसा एजुकेशन इज टू प्रमोट द रिलीजियस नॉलेज, टू प्रमोट द रिलीजियस एजुकेशन। उसमें जो मुल्ला मौलवी होते हैं, वो जो होते हैं क्या, हाई स्कूल इंटरमीडिएट इनके इक्विवेलेंट माने जाते हैं। यस और नो? समझ में आई बात कि नहीं आई? बताओ आयुषी। Yes, sir. बहुत बढ़िया आयुषी। अब अगला अपना कौन सा राइट है? राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल मैटर्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। सौरभ झा, समझ आ पा रहे हो भैया? यस सर, क्लियर है। इसमें दो आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल कौन सा बताओ सौरभ? 30। 30। दो आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 29 कहता है, आर्टिकल 29 का कोई किसी के पास बैरक है? कॉन्स्टिट्यूशन का बैरक है किसी के पास? यस सर, किसके पास? मेरे पास। पढ़ो बेटा आर्टिकल 29 का पहला लाइन पढ़ो जरा। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। अबे पहला लाइन पढ़ो, वो तो वो है एक सेकंड।
Any section of the citizens residing in the territory of India or any part of thereof having a distinct language, script or culture of its own shall बिल्कुल have the बिल्कुल। right to एक conserve सेकंड the एक same. सेकंड एक सेकंड, ये जो आर्टिकल 29 है, ये एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन पर लगता है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, meaning thereby this is not only applicable to minorities, this is also applicable to majority. मतलब क्या क्या कह सकते हैं इसको, not only meant for minorities, not only also applicable to majority। मतलब ये बेटा कि मेजॉरिटी के पास ये राइट है, एनी सेक्शन बोल रहा है वो आर्टिकल कि मेजॉरिटी के पास भी राइट है कि अगर उसकी डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट है, डिस्टिंक्ट कल्चर है, तो उसको क्या कर सके, वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये माइनॉरिटी पर ज्यादा अप्लीकेबल होता है, मेजॉरिटी पर कम अप्लीकेबल होता है, क्योंकि मेजॉरिटी का तो स्क्रिप्ट, मेजॉरिटी का कल्चर अपने आप प्रोटेक्टेड होता है, और जो माइनॉरिटी होती है उनका प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है। यस और नो, बताओ आयुषी, समझ में आया बेटा? यस सर। बहुत बढ़िया। और हाँ, दूसरी चीज, अपने इंडिया में कितने तरीके की माइनॉरिटी हो सकती है? सिर्फ 2 तरीके की माइनॉरिटी हो सकती है। कौन 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 बताओ, बताओ आयुषी, कौन कौन हो सकती है माइनॉरिटी? जन के बेसिस पे और शायद लैंग्वेज के बेसिस पे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। 2, एक तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो सकती है, लिंग्विस्टिक, और एक रिलीजियस। ऐसा कहीं दिया डायरेक्टली नहीं है, बस खाली हो तो ही सकती है, ये याद रखना। कितनी? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी, ठीक है। आर्टिकल 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या ऐसे कई कोई कोई जो एक स्पेशली किसी रिलीजन के लिए है, वो माइनॉरिटी के का राइट है अंडर आर्टिकल 30 कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्या कर सके, एस्टेब्लिश कर सके। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसको क्या कर सकेंगे, एस्टेब्लिश कर सकेंगे, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्या कर सकेंगे, एस्टेब्लिश कर। माइनॉरिटीज, ऑल माइनॉरिटीज मतलब या तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो या तो रिलीजियस माइनॉरिटी हो। समझ रहे हो बेटा आयुषी? तो वो क्या कर सकेंगे, वो अपना सेपरेट, अपना अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और वो स्टेट के द्वारा ग्रांट और ये सब भी लेंगे, ठीक है। आई बात समझ बेटा कि नहीं आई, ये बताओ, बताओ आयुषी। हाँ हाँ सर, आ गई। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया अपना कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो निहारिका, समझ में आ रहा है भैया? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया निहारिका। निहारिका, तुम खाना ना खा के बैठी हो कि अभी खाओगी? सर अभी खाऊंगी। अब अपना लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट क्या है, नाम बताओ निहारिका। सर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राइट टू राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में बेटा क्या क्या आ सकता है, बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ आयुषी। रिट्स आएंगे आयुषी, सर। रिट्स आएगा रेट्स सर। कौन 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 सी रेट्स आएगी, बताओ बेटा। हेबियस कॉर्पस, एक मैंडेमस, सेकेंड, एक सेकेंड। हैबियस, हैबियस की स्पेलिंग बताओ। HABEAS, हाँ, और
हेवियस कॉर्पस, मैंडेमस, मैंडेमस, और प्रोहिबिशन, क्या? प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। निहारिका अगला तुम बताओ बेटा। सर सर्चरी हाँ ठीक है, एंड स्पेलिंग क्या आ गया इसकी? CERTIORARI। हाँ, और कोरेंटो अगला है ना, क्या है? यस सर, कोवारंटो। स्पेलिंग क्या होती है उसको, उसकी? QUOWARRANTO। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, सबसे पहले ये रिट्स लिए कहाँ से गए हैं ये जानो। ये रिट्स कहाँ से लिए गए हैं, कोई कौन बताएगा? सुचेता बताओ कहाँ से लिए गए हैं? सुचेता, बेटा सुचेता बताओ कहाँ से लिया गया है? सुचेता तुम सो गई क्या? प्रीति बताओ, तुम बताओ बेटा। सर हमारे पास शायद कहाँ से? ब्रिटेन बोल रही हूँ क्या? हाँ शायद। शायद नहीं, सही बोल रही हो तुम। इंग्लिश लॉ से लिया गया है या ब्रिटेन से लिया गया है? इनको हम कहते क्या है, इनको कहते हैं हम प्रेरोगेटिव रिट्स। प्रेरोगेटिव, PREROGATIV, प्रेरोगेटिव। याद रखना, ये पूछता है कई बार, ठीक है। प्रेरोगेटिव रिट्स मतलब ये कि इन रिट्स को जब अल्टीमेट कोई चीज कर रहा, अल्टीमेट जजमेंट सुनाना होता है, तब इनको पास किया जाता है। यस और नो? अच्छा, हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है, क्या होता है बताओ आयुषी, बताओ आयुषी। आयुषी, आर यू देयर? हम तो बॉडी टू हैव द बॉडी। बहुत बढ़िया। मतलब जब किसी व्यक्ति को रॉन्गफुली रिस्ट्रेन किया जाएगा, रॉन्गफुली डिटेन किया जाएगा, तो उसके पास क्या है, कोर्ट के पास जाने का अधिकार है। और वो जब बेटा कोर्ट के पास जाएगा तो कोर्ट उसको क्या देगी, रिट पास करेगी उस व्यक्ति के खिलाफ जो उसको डिटेन किया हुआ है, कि भैया इनको हमारे सामने लेकर के आओ और सॉरी इनको छोड़ो। अब मिनी हेबियस कॉर्पस सीआरपीसी में कहा दिया हुआ है, सीआरपीसी के 97 सेक्शन में दिया हुआ है। ये याद रखना, इस सेक्शन 97 ऑफ सीआरपीसी को हम मिनी हेबियस कॉर्पस कहते हैं। मिनी और हेबियस कॉर्पस लिख लेना, ठीक है आयुषी? बताओ बेटा। सॉरी सर, वो नेट खत्म हो गया था ना, कनेक्ट कर रही थी तो आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अभी आ रही है? जी सर, अभी आ रही है, अभी कनेक्ट। ये हेबियस कॉर्पस समझ आया बेटा? फिर एक बार बता दीजिए फिर से। बेटा हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी, मतलब जब किसी व्यक्ति को अनलॉफुली डिटेन कर लिया जाएगा, इलीगली डिटेन कर लिया जाएगा, कोर्ट एक रिट पास करेगी, एक ऑर्डर पास करेगी कि भैया जिन जिन उनके खिलाफ जिन्होंने उसको इलीगली डिटेन कर रखा होगा उनके खिलाफ, कि इनको क्या लाओ मेरे सामने पेश करो। और उनके सामने जब पेश कर दिया जाएगा तो कोर्ट उनको छुड़वा देगी। और इसी का एक छोटा वर्जन कहाँ पे, सेक्शन 97 में है, जिसे मिनी हेबियस कॉर्पस कहते हैं। वो किसके सेक्शन 97 है, सीआरपीसी के, ठीक है। इतनी बात मैंने बताई थी अभी तक। सर जी, thank you। हाँ निहारिका समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। पक्का? यस सर। मैंडमस, मैंडमस मतलब मैड मत बनो। मैंडमस मतलब मैड मत बनो, मतलब वी कमांड, वी कमांड। जब कोई पब्लिक ऑफिशियल अपनी ड्यूटी, ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, ही
will fail to perform his official duty, मतलब पगलई कर रहा होगा, मतलब उसको काम नहीं कर रहा, मैड हो रहा होगा, मैंडेमस मतलब पगलई कर रहा होगा, अपना काम अच्छे ढंग से नहीं कर रहा होगा, तो कोर्ट कहे क्या कहेगी उसको कि भैया मैड मत बनो, बी कमांड, मैं ऑर्डर देता हूं कि अपना काम अच्छे से फॉलो करो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ आयुषी। सौरभ समझ में आया भैया? यस सर। क्लास ले रहा हूँ अभी, बाद में बात कर। ठीक है, आई बात समझ बेटा? ये सौरभ बताओ कि ये अच्छे से समझ में आ गया? यस सर। Writ of mandamus cannot be issued against private individual. प्राइवेट इंडिविजुअल और प्राइवेट बॉडी के खिलाफ इसको नहीं किया, सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ किया जा सकता है। ठीक है, समझ रहे हो? इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ नहीं किया जा सकता, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के खिलाफ नहीं किया जा सकता, समझ रहे हो? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ नहीं किया जा सकता, गवर्नर ऑफ किसी स्टेट के खिलाफ नहीं किया जा सकता, समझ रहे हो ना बेटा? सिर्फ पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ, पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ किया जा सकता है। यस और नो? ये बात समझ में आई बेटा कि मैंडेमस जब पब्लिक अथॉरिटी कोई काम नहीं कर रही होगी सिर्फ उसके खिलाफ किया जाएगा। ठीक है, बात आती है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन आती है, प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है आयुषी बताओ? बताओ सर आयुषी। प्रोहिबिट कर देना, हाँ प्रोहिबिट कर देना, रोक देना उसको। बिल्कुल, टू फॉरवर्ड मतलब उसको रेस्ट्रिक्ट कर देना कि भैया अब तुम मत आगे बढ़ो, हम देखेंगे, सोल अथॉरिटी टू डिसाइड द मैटर इन फ्रंट ऑफ यू। और ये जो होता है, जैसे मैंडेमस पब्लिक अथॉरिटी के लिए था, पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ हो सकता था, वैसे ही ये प्रोहिबिशन किसके खिलाफ हो सकता है? जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल बॉडी के खिलाफ, जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के खिलाफ हो सकता है। समझ रही हो ना बेटा आयुषी? यस और नो? किसके खिलाफ हो सकता है? ओनली अगेंस्ट और जुडिशियल और क्वासाई जुडिशियल बॉडी। ठीक है, कोई काम वो कर रहा होगा, कोई काम वो कर रहा होगा, कर रहे होने में उसको ऊपर वाली हायर कोर्ट को लगेगा कि ये भाई साहब अच्छे काम नहीं कर रहे, तो उनको क्या कर देगी? प्रोहिबिट कर देगी, रोक देगी। मुंह दर्द करने लगा यार। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? प्रोहिबिशन, टू फॉरबिड कहते हैं। आई बात समझ बेटा? बताओ सुचिता, समझ में आया बेटा? जाते हैं हाँ, जी सर, आ गया। बहुत बढ़िया। सर्सियोररी का लिटरल मीनिंग होता है टू सर्टिफाई, टू सर्टिफाई। क्या होता है बेटा ऐसी बताओ? टू बी सर्टिफाइड। टू सर्टिफाई मतलब ये कि जब कोई भी पब्लिक अथॉरिटी या कोई भी क्या करे, लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन या लैक ऑफ एरर ऑफ लॉ होगा और फिर भी अपना वो एक्सेस कर रही होगी, अपना ज्यूरिडिक्शन एक्सेस कर रही होगी, उसके खिलाफ इसको इश्यू किया जाएगा। ये बात समझ में आई? यस सर नो? कोई मान लो अथॉरिटी है जो पब्लिक अथॉरिटी है, पब्लिक अथॉरिटी है या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है या कोई सी भी अथॉरिटी है, वो क्या कर रही है? उसको कुछ राइट दिया गया है और वो क्या कर रही है? एक्सेस कर रही है उस चीज का, एक्सेस ऑफ jurisdiction और एरर ऑफ लॉ हो रही है, या तो एक्सेस ऑफ jurisdiction हो रहा है तो एरर ऑफ लॉ हो रहा है बेटा, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ इसी? सर्शुरारी के अंडर आएगा सर वो। बहुत बढ़िया है इसी, बहुत बढ़िया। और ये किसके खिलाफ इश्यू किया जा सकता है बेटा बताओ? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के।
एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के, जुडिशियल बॉडी के, क्वासी जुडिशियल बॉडी के, पब्लिक अथॉरिटी के, किसी भी के खिलाफ किया जा सकता है। ठीक है, सर्सियोरारी किसी के भी खिलाफ किया जा सकता है। यस और नो? यस सर। प्रोहिबिशन सिर्फ जुडिशियल क्वासी जुडिशियल बॉडी के खिलाफ किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब बात आती क्वा रंटो। कौन सा रंटो? क्वा रंटो। क्वा रंटो का लिटरल मीनिंग क्या होता है, उसी बताओ जरा। कोर्ट अथॉरिटी। वाह वाह वाह, वाई व्हाट अथॉरिटी। क्या किस अथॉरिटी के बेसिस पर आप कोई पब्लिक पोस्ट हेल्ड कर रहे हो? ये किस चीज को प्रिवेंट करता है बेटा? जब कोई इलीगली ऑक्युपाई कर रहा होता है कोई पब्लिक पोस्ट को, किसी पब्लिक ऑफिस को कोई इलीगली ऑक्युपाई कर रहा होता है। कैसे? इलीगली, इलीगल ऑक्युपेशन आर यूजर्सन ऑफ ऑफिस। मतलब ये बेटा कि आपने कोई एग्जाम क्लियर नहीं किया, आपने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, फिर भी आप क्या हड़ पे बैठे हो, आप पब्लिक पोस्ट को हड़ पे बैठे हो, तो ये आपके खिलाफ कोर्ट क्या इश्यू करेगी? तो रंटो इश्यू करेगी कि भैया आपको किसने अथॉरिटी दी कि आप ये काम कर रहे हो, ये एक्सरसाइज कर रहे हो। तो बात समझ में आई बेटा? बताओ। और ये कब, किसके उसमें? जब ये पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा हो। पब्लिक ऑफिस मतलब कोई सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस, सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस। सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस का मतलब होता है परमानेंट कैरेक्टर का है, परमानेंट कैरेक्टर का है। ठीक है, कोई मिनिस्टीरियल ऑफिस अगर होल्ड कर रहे होगे तो मिनिस्टीरियल ऑफिस में लागू नहीं होता। मिनिस्टीरियल ऑफिस में लागू नहीं होता है, सिर्फ सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस में लागू होता है। मान लो कोई गवर्नमेंट नौकरी है, उसमें अगर आप कर रहे हो तो आपके ऊपर लागू होगा। यस और नो? बताओ। सेक्शन 33, 34, 35 मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। सॉरी, आर्टिकल 31, सॉरी 33, 30 कि पार्लियामेंट आर्म फोर्सेस का, पुलिस फोर्सेस का फंडामेंटल राइट रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। मार्शल लॉ 34 में लगाया जाता है। ये सब मैं बता चुका हूं निहारिका, कि नहीं बता चुका हूं? यस सर। बेटा तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है, फंडामेंटल राइट का चैप्टर। ठीक है, खुश हो सभी लोग? यस सर, नो? यस सर। समझ में आ गया सब कुछ? कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को? सर अभी गुजरात वाले में जो एक जज थे जो उस पोस्ट को होल्ड कर रहे थे, फ्रॉड जज। अबे भैया सर वो वो पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड कर रहा था, वो तो झूठे ऑफिस होल्ड कर, फेक ऑफिस होल्ड कर रहा था। मीन सपोज अगर पब्लिक ऑफिस होल्ड करते तो नहीं उनके नहीं, ऊपर देखो वो लग सपोज जाती। सपोज ना करो, मैं पब्लिक ऑफिस को समझाता हूँ तुमको। मान लो रियल कोर्ट होती, कैसी? रियल कोर्ट में, और वो जज अपॉइंट नहीं हुए हैं, एग्जाम से सेलेक्ट नहीं हुए हैं, वो फिर भी वैसे जाकर के उसको होल्ड किए बैठे हैं। समझ रहे हो? रियल कोर्ट में अगर वो जज बने बैठे होते बिना अपॉइंटमेंट के, तो उसमें वारंटो लगता। उसने तो अपनी खुद की कोर्ट बनाई है भैया, फेक कोर्ट, उसमें वारंटो नहीं लगेगा। ठीक है, वो तो Yes. पनिशेबल ऑफेंस है भैया, वो पनिशेबल ऑफेंस है। तुम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के खिलाफ वो मजाक बना के रखती हो। ठीक है भैया? अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी को 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था, ये याद रखना सब लोग। जो मैंने अभी बताया था ना कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जोड़ा गया है, उसमें टू यूनियन असेंबली ऐसा फॉर्म करके और कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन इसमें किया गया है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से किया गया है। ठीक है निहारिका? क्या बेटा? यस सर। तो इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूं, तब तक के लिए राधे राधे।
सी यू ऑन मंडे। राधे राधे, बाय बाय, जाओ सब लोग, राधे राधे, गुड नाइट। गुड नाइट।